नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत ठीक नहीं है। भले ही स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर देवभूमि में अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना हो गई है, लेकिन डॉक्टरों के अभाव में ये स्वास्थ्य केंद्र शोपीस बनकर रह गए हैं। गांव-गांव तक फैल चुकी मौत की महामारी के बीच सरकार की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। शहर शहर अस्पताल बेसहारा हैं और आम लोगों की सांसों पर संकट है। शहर शहर फैली मौत की महामारी। उत्तराखंड के अस्पतालों को जकड़े हैं बीमारी। सरकारी दावों की भी भरमार। नौनिहालों का संकट अपार। उत्तराखंड में महामारी के बीच भले ही राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने का दावा कर रही हो, लेकिन हालात बद से बदतर हैं। राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में न मेडिकल स्टाफ हैं और न दवाइयां हैं। सीएचसी पीएचसी के बुरे हाल हैं। सभी रेफरल सेंटर बंद कर रह गए हैं। अस्पतालों में नर्स नहीं है और हेल्थ विजिटर मरीजों को देख रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट की भारी कमी है और कई अस्पतालों में वेंटिलेटर खराब हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला ऋषिकेश में, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य के अस्पताल में बने कोविड सेंटर का दौरा किया। निरीक्षण करने पहुंचे माननीय अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि वेंटिलेटर तो है साहब, लेकिन धूल फांक रहे हैं। चलाने को कोई ऑपरेटर नहीं है। फिर क्या था, मंत्री जी ने वादा कर दिया कि 4 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जानकारी मिली, कुछ दिक्कतें यहाँ पर थी। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने, हमारी जो मेयर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर इसको कोविड हॉस्पिटल डाल दिया गया है एक पोर्शन को, और जो सुविधाएं होनी चाहिए, वेंटिलेटर यहाँ पर नहीं है। जबकि हमारे माननीय मंत्री जो सांसद भी हैं, उन्होंने 60 लाख रुपये उसके लिए दिया है। तो आज मैं निरीक्षण पर यहाँ पर पहुँचा हूँ और जो दिक्कतें सीएमएस द्वारा बताई गई, मैंने डीजी फोन से यहाँ से बात की है। सीओ मेरे साथ पर हैं। जो भी इक्विपमेंट्स इनको चाहिए हम उपलब्ध कराएंगे। जहाँ पर स्टाफ की बात है उसको हम उपलब्ध कराएंगे, लेकिन जब तक को स्वास्थ्य सेवा देना हमारी प्राथमिकता है। मुझे लगता है तमाम चीज़ों में, यदि जैसा आपके सामने ही सारी बातें यहाँ पे आ रही थी, डॉक्टर्स की कमी और हॉस्पिटल से ज़्यादा नहीं है। जो यहाँ पे 5 वेंटिलेटर गए थे वो वापस आ रहे हैं, तो इससे आप अंदाज लगाइए। मैं इसके लिए डीजी हेल्थ का, सचिव स्वास्थ्य का भी धन्यवाद कर रहा हूँ कि हमारी बातों को लगातार वो स्वीकार कर रहे हैं और पूर्ति भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के सरकारी अस्पताल बीमार हैं, कारण बड़ी संख्या में यहां मेडिकल स्टाफ की कमी है। अगर राज्य भर की बात करें तो अस्पतालों में 5274 पद खाली हैं, जिसमें समूह क के 701 पद खाली हैं, समूह ख के 187 पद, समूह ग के 4035 पद और समूह घ के 351 पद। रही सही कसर महामारी ने पूरी कर दी। यहां कोरोना के कारण सांसों पर संकट आ गया है। अब विपक्षी पार्टियां भी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। कोरोना के समय श्रेय लेने की जो होड़ सरकार में लग रही है, मैं समझता हूँ कि कदापि उचित नहीं है। आज अपनी की पूरी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी राज्य के अंदर जो कोरोना की महामारी है उससे लड़ने के लिए कार्य करना चाहिए। उत्तराखंड में महामारी के आगे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं ने दम तोड़ दिया है। जनता से ज्यादा प्रदेश के अस्पताल बीमार दिख रहे हैं। लोगों की जान मुश्किल में है और आसरा सिर्फ भगवान का बचा है।
इसलिए न्यूज़ वन इंडिया भी कह रहा है, ना डॉक्टर ना दवाई, सरकारी दावे सब हवा हवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का जब भी जिक्र होता है, उत्तराखंड जब भी आपके जहन में आता है तो आपको पहाड़ और हसीन वादियां नजर आती होंगी। लेकिन जब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हम बात करें तो पहाड़ों पर स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ना के बराबर है। जहां तक लोगों को पैदल जाना पड़ता है, कई जगहों पर सड़क नहीं पहुंची है, तो वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऊपर से ये महामारी का दौर है। इस महामारी के दौर में मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में भी स्थिति खराब हो गई है। तो जो पर्वतीय जिले हैं वहां की आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि पर्वतीय जिलों की स्थिति किस तरीके की होगी। आखिरकार प्रदेश में ये जो स्थिति बनी है, इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार के पास क्या प्लान है? बड़ी संख्या में, जो सबसे बड़ी बात करें कि कई अलग अलग पैरामेडिकल स्टाफ की बात कर ले या अलग जो विशेषज्ञ हैं उनके पद खाली हैं, उनको कैसे भरा जाएगा, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ प्रेमचंद अग्रवाल साहब जुड़ रहे हैं, जो स्पीकर हैं उत्तराखंड के, और बाद में थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़ चुके हैं लेकिन सूर्यकांत धस्माना साहब, डॉक्टर देवेंद्र भसीन साहब, उमा सिसोदिया जी। लेकिन सबसे पहले प्रेमचंद अग्रवाल साहब, सर आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने वक्त निकाला। मैं ये समझना चाहता हूं सर कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर क्या अभी स्थिति को आप बेहतर मानते हैं उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर? क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा कि दवाइयों की कमी है, कई जगह पर वेंटिलेटर से तो उनको चलाने वाला कोई नहीं है, कई मेडिकल उपकरण ऐसे हैं उनको चलाने वाले विशेषज्ञ नहीं है। मैं जिस प्रकार से आपने सवाल किया, मैं अपना ध्यान सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र तक केंद्रित करना चाहूंगा, क्योंकि पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो निश्चित रूप से जब से ये सरकार आई है अनेकों जो चिकित्सकों के पद हैं वो भरे गए हैं, अनेकों स्टाफ नर्सेज के पद भरे गए हैं। और दवाइयों की जहां तक हम लोग बात करें तो उसमें ऐसा मुझे कहीं कोई ऐसा विषय सामने नहीं आता कि मैं ये कहूँ कि दवाइयाँ हॉस्पिटल्स में नहीं है। हाँ, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो मेरा विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश है जी, और जो ऋषिकेश का जो राजकीय चिकित्सालय है, जिसमें जहां ऋषिकेश और आसपास के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा लाभ ये हॉस्पिटल देता है, उसके साथ साथ जो अन्य पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो निकटवर्ती पर्वतीय क्षेत्र हैं, इससे भी लाभ इस पूरे क्षेत्र को इस हॉस्पिटल से मिलता है। और इसमें एक दूसरी बात भी मैं आपको इस नाते कहना चाहूंगा कि जब चारधाम यात्रा चलती है, कांवड़ यात्रा चलती है और इस प्रकार के कोई भी आयोजन जब हमारे इस उत्तराखंड के अंदर होते हैं तो ऋषिकेश एक प्रवेश द्वार है जी हमारा। तब यहाँ के जो यातायात है वो बढ़ती है। ऐसे टाइम पे बहुत सारे हमारे जिस प्रकार से यातायात बढ़ता है, समस्याएं बढ़ती हैं, उससे एक्सीडेंट और तमाम चीजों का खतरा होता है, तो ये हॉस्पिटल उसमें बहुत लाभ देता है। और यहाँ के बारे में यदि मैं बताऊं, क्योंकि कल माननीय प्रभारी मंत्री जी, जो कोविड के प्रभारी मंत्री हैं, माननीय गणेश जोशी जी, उन्होंने भी भ्रमण किया था इस हॉस्पिटल का। मैं स्वयं वहां मौजूद था और उस नाते में कह सकता हूं कि वहां जब बात आई डॉक्टर्स की और स्टाफ की बात, तो माननीय प्रभारी मंत्री जी ने भी स्वीकारा कि पूरे जिले के अंदर हॉस्पिटल्स में जिस प्रकार से डॉक्टर्स की संख्या है, तुलनात्मक दृष्टि से हमारे ऋषिकेश में ज्यादा है। ओके। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 2017 में जब मैं दूसरी बार का विधायक इसी क्षेत्र का था, यानी कि मैं आज तीसरी बार से विधायक हूं, तब यहाँ पे हमारे यहाँ डॉक्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी और अनेकों संकटों से हमें गुजरना पड़ता था। उस समय मात्र 16 डॉक्टर्स हमारे यहाँ मौजूद थे और मुझे याद है कि उसके बाद लगातार मैं अपने अधिकारियों से संपर्क करता रहता था, कैसे मैं इस हॉस्पिटल्स की डॉक्टर्स की संख्या बढ़े। तो मुझे याद आता है कि मैं
23 जनवरी 2018 को, जी क्योंकि मैं इसी कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, जी। CS मिस्टर उत्पल कुमार सिंह जी से मैंने कहा कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स बढ़ाइए। हम्म। ऐसे ही मैंने फिर 19/2/2019 यानी 19 फरवरी 2019 को नितेश झा जी जो हमारे स्वास्थ्य सचिव थे, उनसे मैंने डॉक्टर्स बढ़ाने की बात की। उसके बाद 27/8/2019 को मैंने नितेश झा जी से फिर कहा कि आप हमारे यहाँ संख्या बढ़ाइए। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज ये सारी बातों के बाद मैं कह सकता हूं कि आज इसमें हमारी संख्या बढ़ी है और यहाँ डॉक्टर्स की संख्या 16 से बढ़ के आज 22 है। स्टाफ नर्सेज और वार्ड बॉय, फार्मासिस्ट, सिस्टर्स की जो संख्या कभी 60-65 के बीच में 2017 में थी, आज 80 के लगभग मेरे इस हॉस्पिटल के अंदर है। ये तब है कि जब हॉस्पिटल्स जो हमारे पहाड़ के हॉस्पिटल्स हैं, मैं एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा इस संदर्भ में जी। पिछले दिनों जब मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से या अन्य अधिकारियों से बात करता था, तो मैं एक बात जो आती थी वो मुझे आज भी उनकी वो बात बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने मुझे कहा कि अध्यक्ष जी आपके यहाँ हम डॉक्टर्स जरूर देंगे जी। अधिकारियों के भी यही शब्द होते थे कि हम आपका डॉक्टर्स जरूर देंगे, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता है कि दूर पहाड़ पे भी डॉक्टर्स जाने चाहिए, क्योंकि ऋषिकेश में यहाँ के रोगियों के लिए, यहाँ के जनता के लिए राजकीय हॉस्पिटल के अलावा और भी विकल्प हैं। जैसे हमारे यहाँ एम्स है, जैसे हमारे यहाँ हिमालय इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारे यहाँ निर्मल अस्पताल है, और इसके अलावा अन्य हमारे जो स्थानीय छोटे हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी चिकित्सा लाभ हमारी जनता को देते हैं, लोग वहां जाते भी हैं जी। तो उनका ये कहना था कि आपके पास अनेकों विकल्प हैं यहाँ के स्थानीय जनता के लिए और आसपास के लोगों के लिए, लेकिन पहाड़ पे वो विकल्प नहीं है जहां पे हमें लगता है कि वहां पहले जाने चाहिए। तब मुझे लगा कि ये बात वास्तव में सही है। पहाड़ भी हमारा है, पूरा उत्तराखंड हमारा है, उस पहाड़ की दर्द को समझते। मैंने कहा यदि वो स्थिति बनती है तो मैं मान लूंगा कि आप मेरे यहाँ डॉक्टर 1-2 कम दे दें, लेकिन पहाड़ पे जरूर दे। चलिए बिल्कुल। आज इसके बावजूद मैं एक बात पूरी कर लूं जी, उसके बावजूद यदि मेरे यहाँ संख्या भी बढ़ी है और पहाड़ पे भी डॉक्टर्स की संख्या पहले की अपेक्षा बढ़ी है, तो ये हमारे सरकार का ये जो इच्छा शक्ति है, काम करने की जो शैली है, ये उसको दर्शाती है जी। और मैं आज कह सकता हूं कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से कोविड चल रहा है, आप देखिए एम्स में लगातार आप समझ रहे होंगे कि कितनी बार लोगों को बार बार यहाँ पे आना। और अब तो मैं ये दूसरी बात भी कह सकता हूँ जी, एम्स बनने के बाद यहाँ खाली उत्तराखंड के लोगों का उपचार और ऐसा नहीं है, बाहर के लोगों का भी हो रहा है। पूरे उत्तराखंड के आसपास के लोगों को भी इस एम्स से लाभ मिल रहा है। अनेकों लोग, संजीव बालियान साहब हमारे केंद्र में मंत्री हैं, उनके भाइयों का इलाज कोविड हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी 4 दिन पहले उनके एक भाई की डेथ हुई और मुझे अभी जानकारी मिली उनके एक और भाई की डेथ हुई है। चलिए प्रेमचंद अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। और अब सूर्यकांत धस्माना साहब, देवेंद्र भसीन साहब और उमा सिसोदिया जी, आप लोगों ने सुना प्रेमचंद अग्रवाल जो स्पीकर हैं उनका क्या कुछ कहना था। शुरुआत है धस्माना साहब आपसे करूंगा। कई ऐसे पोस्ट हैं अलग अलग कैटेगरीज के जो खाली हैं, उन पदों को भरे बगैर हम कैसे मान सकते हैं कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं सब लोगों को बहुत बेहतर तरीके से मिल रहा है? देखिए, अगर आप केवल स्वास्थ्य विभाग में जो रिक्तियां हैं, जो पद खाली हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो एक अलग विषय है। लेकिन कोविड काल में जो स्थितियां हैं उसके बारे में अगर चर्चा कर रहे हैं तो उसका दूसरा नजरिया होगा। मैं समझता हूं कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं ओवरऑल अगर आप देखेंगे, इसमें क्योंकि एक ऐसा विषय है जिस विषय को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, जिस विषय को सबसे ज्यादा प्राथमिकता और प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से अगर आप देखेंगे कि ये पूरा सेक्टर जो हेल्थ का है, ये जिस प्रकार से इग्नोर्ड हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पिछले 4.5 वर्ष के तो विशेष तौर पे इसको इतना ज्यादा अनइम्पोर्टेंट कर दिया गया। क्या आप कल्पना करिए कि राज्य बनने से लेके अब तक ऐसा नहीं हुआ था कि राज्य में स्वास्थ्य का मंत्री न हो। ये पहली बार हुआ कि राज्य में कोई इंडिपेंडेंट स्वास्थ्य मंत्री है ही नहीं। ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 4 वर्षों में, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, और अब 2 महीने से माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने इसको अपने पास ही रखा हुआ। जबकि हमारा ये बिल्कुल फर्म ये हमारा मानना है
किस राज्य में, क्योंकि ये इसकी भौगोलिक परिस्थितियां जिस प्रकार की है, जिस प्रकार से मैदान है, तराई है, अलग अलग मंडल है, इतनी दूरियां है, इसकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ पर हर हालत में स्वास्थ्य विभाग का एक अलग मंत्री होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से 4.5 वर्षों में ये नहीं हुआ। और जो बात आप कह रहे हैं, राज्य में आप कल्पना करिए ना कि 5500 नर्सेज होनी चाहिए, हमारे पास 1500 नर्स से हम काम चला रहे हैं। मतलब 5500 के सापेक्ष हम 1500 से काम चला रहे हैं। इसी प्रकार से वार्ड बॉयज हैं, जो वार्ड बॉयज होने चाहिए 1/3 भी हमारे पास वार्ड बॉयज नहीं है। हमारे पास जब नर्सिंग स्टाफ ही नहीं होगा तो कैसे आप डॉक्टर्स बढ़ा लेंगे, उससे क्या होगा? भाई आईसीयू में अगर आपको 10 बेड में या 4 बेड में या 3 बेड में जो स्टाफ चाहिए वो आपके पास है ही नहीं। आप 1/4 1/5 एम्प्लॉय से काम चला रहे हैं, तो कैसे स्वास्थ्य का जो यही सवाल मेरा इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है नहीं, मैंने इसलिए पूछा ये सर, ये के बिना नहीं, ये जो सवाल मैंने इसलिए रेस किया था सर कि आपने अगर वेंटिलेटर खरीद लिया तो वेंटिलेटर को चलाने वाला एक विशेषज्ञ तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वेंटिलेटर्स हैं, आईसीयू है और तमाम जितने टेक्निकल काम है। देखिए आप एक बात बताइए ना कि हम पिछले 1 साल का तजुर्बा हमारे पास कोरोना का है, हम सरकार से कहते रहे शुरू से कि राज्य के प्रत्येक जनपद में टेस्टिंग लैब बनाइए, और टेस्टिंग लैब का जो आईसीएमआर से एनओसी है वो 3 महीने में मिल जाता है। लेकिन इसको तवज्जो ही नहीं दिया गया, और तवज्जो न देने का कारण ये था कि अगर लैब बनाते तो लैब टेक्नीशियन आपको भर्ती करने पड़ते, तो लैब टेक्नीशियन तो आपके पास है ही नहीं। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, आप राज्य की जो डीजी हेल्थ है आप उनसे बात करके देखिए, आप अपने नामाधिकार को भेजिए और उनसे बोलिए कि बाइट लिए हैं उनकी कि राज्य में कितने लैब टेक्नीशियंस हैं। हमारे पास जो लैब टेक्नीशियंस आज की वर्तमान स्थिति में जो हमारे पे लैब्स चालू हैं, उनमें जितने लैब टेक्नीशियन होने चाहिए 1/3 हमारे पास नहीं है। बिल्कुल, तो लैब टेक्नीशियन अगर नहीं होगा, बिल्कुल सर, बगैर हथियार के, बगैर सैनिक के हम युद्ध कैसे जीतेंगे, हम युद्ध के मैदान में कैसे जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। उमा सिसोदिया जी, इस पूरे स्थिति को अगर हम देखें, इसमें एक रोल और है, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट ये कहना चाहता हूं, जो मुझे पर्सनल तौर पे ये लगता है कि अगर आपके पास अगर इन चीज़ों की कमी है तो सरकार प्राइवेट सेक्टर से भी मदद ले सकती है। प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर को लाइसेंस दिया जाता है, क्लिनिक है उनको लाइसेंस दिया जाता है, तो आप उन चीज़ों को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जबकि ये भी देखा जा रहा है इसमें, क्योंकि हेल्थ सेक्टर ओवरऑल बात कर रहे थे, इसमें एक सवाल मैं और ऐड कर देता हूं। ऐसा नहीं है कि कोविड है तो उसकी वजह से जो पहले की 100 बीमारियां थी वो बीमारियां खत्म हो गई, वो बीमारियां आज भी हैं और उन बीमारियों से ग्रसित लोगों को आज भी जूझना पड़ रहा है। देखिए, मैं इसमें सरकार की जो अदूरदर्शिता है उस पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगी। हमारे जितने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं या जितने सरकारी दूसरी स्वास्थ्य एजेंसियां जो इस समय काम कर रही हो, बिल्कुल दम तोड़ चुकी हैं पूरे उत्तराखंड में। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात हमारा हाईकोर्ट बोलता है, ये बात हमारे अखबार बोलते हैं कि उत्तराखंड का रिकवरी रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा नीचे की श्रेणी पर है। मगर हमसे और जितने हिमालयी राज्य हैं, आप देखिए, हम सिर्फ सिक्किम से 0.2% हम लोग ऊपर हैं। ये हालत इस समय उत्तराखंड की यहाँ पर हो चुकी है। और मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि जो प्राइवेट अस्पताल है, बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल हैं जिनको अभी तक कोविड हॉस्पिटल घोषित नहीं किया गया। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि जेएमएस रोड की तरफ से कोई हॉस्पिटल था जिसके ऊपर पुलिस ने छापा मारा और वहां पे कोविड पेशेंट्स को पकड़ा गया। मैं हैरान रह गई ये खबर पढ़ के। अगर वो अस्पताल कोविड पेशेंट्स का इलाज कर रहे थे तो उसमें क्या गलत कर रहे थे, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। जब एक अस्पताल के सामने कोई तीमारदार अपने मरीज को ले जाकर बैठा देगा और हाथ जोड़कर रो कर वो डॉक्टर से बोलेगा कि आप इसका इलाज कीजिए, डॉक्टर्स इंसान हैं, वो उनको भर्ती करेंगे और उसका इलाज करेंगे। और ऐसे में पुलिस और सरकार जो है उल्टा उन पर ही एफआईआर दर्ज कर दिए, उल्टा हॉस्पिटल पर ही क्वेश्चन कर दे, तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। ठीक है, सरकार कितनी, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, आपकी बात आपकी आगे। देवेंद्र भसीन साहब, मैं और अगर ओवरऑल बात करूं तो सवाल सरकार पे इसलिए खड़ा होता है कि अगर उत्तराखंड में 8,000, 7,000, 5,000 केसेस आ रहे हैं तो 7,000 लोगों ने तो आपसे वेंटिलेटर नहीं मांगा है, 7,000 लोगों ने आपसे ऑक्सीजन नहीं मांगा है। ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स की जरूरत 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 लोगों को पड़ती होगी।
और अगर आप उसके लिए भी लोगों को जद्दोजहद करना पड़े, इसका मतलब आपके मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं तो कमी है। देखिए, जो आपने अभी जो बात कही, इससे पहले हमारे कांग्रेस के मित्र और साथी आप पार्टी के प्रवक्ता ने जो बयान दिया है, मैं उस पर सीधी सी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। बिल्कुल। पहली बात तो है कि इस सारी स्थिति के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, हम कोरोना की जो स्थिति है उसमें हमारा बहुत बड़ा सुधार हुआ है। और कल के अगर आप आंकड़े देख लीजिए तो हमारे यहाँ करीब जो है जो नए केस आए हैं उनसे लगभग दुगने केस हमारे ठीक होके गए हैं, पहली बात। दूसरी बात जो भी बात कही जाती है कि हम बेड नहीं है वगैरह वगैरह, आप हमारी साइट पर जाइए, और मैंने कल ट्वीट भी किया, कल मैंने इसको फेसबुक पर भी डाला, और आप भी देख सकते हैं खुद जाकर के उस पर कि हमारे पास जो ऑक्सीजन के सपोर्टेड बेड्स हैं, जो हमारे आईसीयू हैं या जो हमारे सामान्य बेड हैं, उनकी संख्या जो है इस समय हमारे पास ओवर है। जितने हमारे भरे हुए हैं उस काफी संख्या में हमारे खाली भी हैं, यानी कहीं पर भी किसी प्रकार से एक बात, हाँ बोलिए कोई खाली नहीं है, सब हमारे पास खाली हैं, जो जिसकी जरूरत है वो कुछ समय पहले जरूर स्थितियां थी, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो आपने संस्थानों की करी है तो ये आपकी बात ठीक है कि कुछ पद खाली हैं, और समूह ग के आपने बताया करीब 4000 पद खाली हैं। तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये व्यवस्था में कहां से मिली थी, जब हमारी सरकार आई थी। उसके बाद जो डॉक्टरों की संख्या थी उस समय, वो एक मिनट मेरी बात, आप कंप्लीट कीजिए आप। हाँ, मैं यही मैं कह रहा हूँ, उसमें करीब 950 डॉक्टर थे प्रदेश के अंदर, आज उससे लगभग 3 गुना डॉक्टर हमारे प्रदेश के अंदर हैं। इसी प्रकार से जो भी आपने कहा प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं जोड़ा गया, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल जुड़ा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, पीपी बोर्ड के भी चिकित्सालय काम कर रहे हैं, और सरकारी चिकित्सालय तो काम कर ही रहे हैं। और दूसरी ओर जहां पर हमारे पास कमी कहीं पर भी है, हम उसको तत्काल पूरा करके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड के अंदर कोरोना पर नियंत्रण हमारा जो है वो ठीक होता जा रहा है, और पूरी वैश्विक महामारी में जहाँ पूरे देश के अंदर सभी बड़े बड़े राज्य उनकी कोलैप्स कर गए हैं, हमने भी अपने आप को खड़ा किया है और हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जवाब ठीक है सर, ये एक मिनट जल्दी कंप्लीट कीजिए। हाँ भसीन साहब जल्दी। बिल्कुल अपनी बात खत्म करूंगा मैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारे प्रत्येक जिले और प्रत्येक गांव तक हम जो है पहुंच गए हैं। अब हर गांव के अंदर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो, चाहे हमारा सामुदायिक चिकित्सा केंद्र हो, वहां पर एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था कर दी गई है। प्रत्येक विधायक के संग जिलाधिकारियों ने अपने अधिकारी जोड़ दिया कि हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाकर के काम हो रहा है, और हमारे जो मंत्री हैं प्रत्येक जिले में जाकर के अपना काम ठीक है। ठीक, आपके दावों पर जवाब धस्माना साहब, आप कुछ रिप्लाई कर रहे थे धस्माना साहब। जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये राजनीति का विषय नहीं है, कांग्रेस भाजपा का विषय नहीं है। सवाल ये है कि अप्रैल 14 से जो संक्रमण की गति बढ़ी, जो मृत्यु दर की गति बढ़ी, और उसके बाद ये लगभग 19 मई तक, परसों तक, अभी आप भसीन साहब बता रहे हैं कि साहब ऑक्सीजन बेड खाली है, ये केवल 2 दिन से स्थितियां, अभी जो थोड़ा सा पीक कम हुआ है देहरादून में और ये महानगरों में, इसके कारण ऑक्सीजन बेड मिल रहा है। लेकिन आईसीयू के लिए आज भी आप जाएंगे तो मैक्स भरा है, आईसीयू के लिए आज आप भी बात करेंगे तो हिमालयन इंस्टीट्यूट भरा हुआ है। आईसीयू के लिए 100 बेड्स हैं दूर अस्पताल में, आप अभी डॉक्टर सयाना को फोन करिए, वो कहेंगे आईसीयू फुल है। आईसीयू में जगह नहीं है। ऑक्सीजन बेड्स निश्चित तौर पे जो एक बहुत पीक था, अब 1 महीने का ये जो अंतराल रहा, लेकिन उसमें इतना भारी नुकसान हो गया। ठीक है सर, वक्त खत्म हो रहा है। उमा सिसोदिया जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दिए। ठीक, संक्रमण में हम संक्रमण में 1 लाख से नीचे थे, हम 3 लाख पार कर ऊपर चले गए। ठीक है, उमा सिसोदिया जी जल्दी से। हमारी 5000 से ज्यादा लोग धस्माना साहब, ठीक है बोलिए। चली गई। ठीक है, उमा जी बोलिए। अभी मेरे बड़े भाई प्रेमचंद्र अग्रवाल जी बहुत कसीदे पढ़कर गए हैं ऋषिकेश के स्वास्थ्य व्यवस्था के, और हमारे गुरुजी, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भसीन साहब जो बैठे हुए हैं, हमारे माननीय गुरुजी, वो कह रहे हैं हम गांव गांव तक पहुंच चुके हैं। गुरुजी, गांव गांव तक कोरोना पहुंच चुका है, सरकार कहीं तक भी नहीं पहुंची है। सबसे पहले हरिद्वार में जो आपने कोविड का जो अस्पताल खोला बाबा रामदेव जी ने, उसमें जो पानी भरा हुआ है ना, उसको जरूर एक बार जरा जाकर। ठीक है, आपके गुरुजी इस चीज को देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। और एक आखिर में मैं आप तीनों से एक नोट पे एक बात जरूर छोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ओवरऑल में बात कर रहा हूं, धस्माना साहब आपको भी, भसीन साहब आपको भी, उमा जी आपको भी, कि कोविड के दौर में कोविड पे जरूर ध्यान दीजिए, लेकिन कोविड से पहले भी 75 बीमारियां थी, उनसे ग्रसित लोग थे। कई ऐसी शिकायतें, बातें हम तक भी आती हैं जिसमें जो दूसरे पेशेंट होते हैं ना, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके लिए डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो उनके लिए भी जरूर सोचिए, कोविड के लिए जरूर सोचिए, लेकिन उनके लिए भी सोचिए ताकि उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए, सूर्यकांत धस्माना साहब, डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी और उमा सिसोदिया जी। तो फिलहाल
आज की इस चर्चा में अभी बस इतना ही।